सभी को मेरा नमस्कार। मैं सुमन सौरभ, CEO ऑफ फिडाल्सर संपीडन इंडस्ट्रीज एंड फादर ऑफ आयुर्वेदिक फार्मिंग, आयुर्वेदिक खेती के जनक। मैं सुमन सौरभ, आयुर्वेदिक खेती का जनक, आज आप सभी लोगों के समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ। और ये जो मिर्ची की आयुर्वेदिक खेती की गई है, इस वीडियो में हम लोग वो भी दिखाएंगे। इसके साथ साथ एक ज़रूरी विशेष सूचना के साथ मैं प्रस्तुत हुआ हूँ, जिसकी जानकारी आज हर एक किसान को एवं हमारी पृथ्वी के हर एक व्यक्ति को होनी चाहिए, जो भी भोजन या जो भी वनस्पतिक एवं वनस्पतिक भोजन एवं वन वृक्ष पर निर्भर करते हैं, चाहे वो हमारे देश के लोग हैं, हमारे प्रांत के लोग हों या फिर दूसरे किसी देश के हों। आयुर्वेदिक खेती के बारे में जैसा कि मैंने बताया है कि आयुर्वेदिक खेती क्या है, कुछ लोग वृक्षा आयुर्वेद को आयुर्वेदिक खेती से जोड़ लेते हैं। जी नहीं, वृक्षा आयुर्वेद और आयुर्वेदिक खेती में बहुत अंतर है। वृक्षा आयुर्वेद, यह बात मैं क्लियर करना चाहता हूँ, वृक्षा आयुर्वेद उन सभी पदार्थों के माध्यम से होता है जिसका कि हम लोग मतलब जो गाय भैंस या फिर जो खरपतवार जो मवेशी वगैरह खाते हैं, या जो मवेशी खरपतवार नहीं खाते जैसे कांग्रेस ग्रास होगी, उन सब से या कुछ ऐसी जड़ी बूटियों के माध्यम से जो है दवाएं जो तैयार की जाती है और फिर उनका उपयोग हमारे खेतों में होता है। कई लोग बनाते हैं ये दशपर्णिका बनाते हैं, प्लस इसके साथ साथ ये बीजामृत, जीवामृत, ये सब बनाते हैं प्राकृतिक खेती में, और जैविक खेती में बैक्टीरियल बेस्ड बनाते हैं। तो इन सब के विपरीत हमारी आयुर्वेदिक खेती है। आयुर्वेदिक खेती उन सभी चीज़ों से बनी हुई है, उन सभी खाद्य पदार्थों की चीज़ों से बनी हुई है जो कि हम लोग भोजन के रूप में कोई भी मनुष्य, कोई भी पशु प्राप्त कर सकता है। अगर वो पशु, वो भी खास तौर पर वो पशु प्राप्त कर सकता है जो कि उसको सेवन करता हो। कई सारे पशु हैं जो हम इंसान जिस भोजन को करते हैं, उसी भोजन को वह भी पशु, जो उनमें से कई सारी चीज़ों को, जो हमारे मवेशी होते हैं, पशु होते हैं, पक्षी होते हैं, वो उसे प्राप्त करते हैं। जैसे चूहे की अगर बात करें तो चूहा कई सारे भोजन, जो खाद्य पदार्थ जो हम लोग सेवन करते हैं, उसे खाता है। गाय की बात करें हम लोग, भैंस की बात करें, वो भी, बकरी की बात करें, वो भी वैसी चीज़ें खाते हैं जो कि हम लोग सेवन करते हैं भोजन के रूप में। ये उन्हीं सभी खाद्य पदार्थों से जो मानव हित में हो, जो कई सारे पशुओं के हित में हो, और ख़ासतौर पर किसी भी प्रकार के पशु को कोई भी शारीरिक रूप से सीधे जानलेवा ना हो, उन सभी चीज़ों से हम लोग इन सभी आयुर्वेदिक खेती की जो दवाएं हैं उसे तैयार करते हैं। इसमें किसी प्रकार का कोई रसायन नहीं होता है, इसमें किसी प्रकार का कोई भी बैक्टीरियल सिस्टम नहीं होता है, किसी प्रकार कोई गोबर नहीं होता है, किसी प्रकार का कोई गौमूत्र नहीं होता है। इन सब चीज़ों का हम लोग, या कोई भी खरपतवार का प्रयोग इसमें नहीं होता है। जो खरपतवार वाला जो लोग कांग्रेस ग्रास से या फिर दशपर्णिका का बनाते हैं, तो अंडी के और पता नहीं क्या क्या कोकोन के पौधे से इन सब से बनाते हैं, इन सब चीज़ों का प्रयोग हमारी आयुर्वेदिक खेती में नहीं होता है। क्योंकि ये सारी चीज़ें, मैं कई बार कह चुका हूँ, ये सारी चीज़ें हमारी प्रकृति के लिए, हमारी पृथ्वी के लिए, हमारी मिट्टी के लिए हर किसी न किसी रूप में हानिकारक हैं। अगर आप चर्चा करें खरपतवार से, आप जो दवाएं वृक्ष आयुर्वेद में बन रही है, वो कई सारी खरपतवारों का जो उपज अपने खेतों में पैदावार कर रही है। लोग प्राकृतिक खेती बोलते हैं, उसे आच्छादन करें, लेकिन आच्छादन के बाद भी जो वो बीजें हैं वो फिर से तो उसी में रह जाती हैं, और जिसकी वजह से खरपतवार बढ़ते हैं, और खरपतवार की वजह से हमारा प्रोडक्शन 40% तक, 40% तक हमारा उत्पादन घट जाता है। तो प्राकृतिक खेती भी सटीक उपाय आज तक नहीं साबित हुआ है। हमारी बेहतर एक विकसित खेती के भविष्य के लिए प्राकृतिक खेती भी सटीक नहीं है। अगर कोई कहता है, या खुद कोई भी व्यक्ति जो प्राकृतिक खेती के जो करवाते हैं, जो लोग भी करवाते हैं, वो लोग कहते हैं कि प्राकृतिक खेती सबसे सटीक है, तो मैं उन्हें इसके लिए चैलेंज कर सकता हूँ। वो लोग खुद इस बात को सोचें कि कैसे प्राकृतिक खेती पूरी तरह से जो है पर्यावरण के हित में है, या मिट्टी के हित में है, या हमारी फसलों के हित में है। कोई भी व्यक्ति, उसे मैं ओपन चैलेंज करता हूँ। तो ये सिर्फ प्राकृतिक खेती की बात नहीं है, जैविक खेती की भी बात मैं कर रहा हूँ। इसमें गोबर, गौमूत्र का प्रयोग, तो गोबर जो आता है, चाहे खासतौर पे गाय भैंस के माध्यम से, जो मवेशी होते हैं उनके माध्यम से आता है, वो हमारी जो पशु जो चारा के रूप में खरपतवार जो खाते हैं, चाहे आपको घास खाएं, कोई दुब खाएं, मोथा खाएं, उसकी जो बीजें होती हैं वो उनके पेट में जाती हैं, और उनके पेट के माध्यम से उनका जो अपशिष्ट जो निकलता है उनके शरीर से, वो हमारी खेतों में जाता है। तो वो लाखों करोड़ों बीजें जो है हमारी खेतों में जाते हैं, जिसका फिर से खरपतवार जन्म लेता है। और ये खरपतवार हम जितनी भी कोशिश कर लें, हमारी प्रोडक्शन को घटाती ही है। इसी के लिए हमने आयुर्वेदिक हर्बिसाइड तैयार की, जो पूरी तरह से रसायन मुक्त है, जो पूरी तरह से मानव हित में है, मानव को कोई नुकसान इससे नहीं पहुंचता है, और उसका प्रयोग करने से हमारी सभी प्रकार के खरपतवार का बिना फसल के नुकसान पहुंचाए कंट्रोल होता है। और ये हमने करके दिखाया, एक बार नहीं, कम से कम नहीं तो सैकड़ों ऐसे वीडियोज़ हैं
वीडियोस ही नहीं बल्कि खुद लाइव डेमोन्स्ट्रेशन है, कई सारे किसान को रिव्यूज़ हैं, और इस पर मैं ज़्यादा बहस नहीं करना चाहता क्योंकि पूरी आयुर्वेदिक हर्बिसाइड पूरे वर्ल्ड में आप कहीं भी पता करिए सिर्फ हमारी 100% आयुर्वेदिक हर्बिसाइड है, आयुर्वेदिक पेस्टिसाइड है, आयुर्वेदिक खाद है, आयुर्वेदिक फंगिसाइड है और आयुर्वेदिक प्लांट टॉनिक है। पूरा एग्रीकल्चर में 100% आयुर्वेदा जड़ी बूटी से निर्मित, ये सिर्फ आयुर्वेदिक खेती में ही संभव है और इसे करने में कुल मुझे 16 सालों का वक्त मुझे लगा है। मेरी उम्र आज के डेट में 32 साल है, जो 31-32 साल मेरी होने जा रही हैं, और इसमें मैंने इसमें लगभग 16 साल जो मैंने इसमें बिताए हैं, यह मैंने इस सोच को बिताया है। जब मैं अपने क्लास 8, 9, 10 में जब पढ़ता था तो उस समय मैंने इसे देखा था कि जो रोड पे खरपतवार होते हैं उनकी वजह से, या फिर हमारे जो मेरे छत पे एक पौधा बगीचा था, छत पर बागवानी के सिस्टम है, बस बगीचा, मैं बचपन से बगीचे का शौकीन हूँ, तो उसमें मैं देखता था तुलसी के पौधे लगाने का मुझे बहुत ज़्यादा मेरा शौक था। मेरे पूरे छत पे जो है पूरा तुलसी का पौधा लगा हुआ था, उसमें 2-3 मकई भी, मतलब अलग अलग फसलें मैंने लगा रखी थी। तो उसमें देखता था खरपतवार की वजह से वो जगह और वो पोषक तत्व वो खत्म, वो जो है कम, वो जो पोषक तत्व जो है वो फसलों को नहीं जा करके वो हमारी खरपतवार को जाती थी, जिससे मिट्टी धीरे धीरे बंजर हो रही थी। तो जो लोग कहते हैं कि खरपतवारों को आच्छादन कर दिए, मल्चिंग कर दिए, वो लूट रहे हैं। सीधी सी बात मैं कहता हूँ, वो लूट रहे हैं। वो जानते हैं कि उसमें एसिड की मात्रा ज़्यादा होती है। आप खुद लैब टेस्ट करवाएं, कोई भी खरपतवार में जो पीएच, ज़्यादातर खरपतवारों का पीएच जो है 5 से नीचे होता है, उनमें एसिड की मात्रा ज़्यादा होती है, या फिर वो हाईली अल्कलाइन होते हैं, मतलब वो 9 से ज़्यादा उनका 9 से 10 से ज़्यादा उनका पीएच होता है। तो हाईली अल्कलाइन और हाईली एसिडिक होने की वजह से वो हमारी मिट्टी की जो उर्वरक क्षमता है उसे नष्ट कर देते हैं। इसलिए हमें किसी भी हाल में खरपतवारों को आच्छादन करने के बजाय उन्हें जड़ मूल सहित नष्ट कर देना चाहिए। तो ये बात हुई आयुर्वेदिक हर्बिसाइड। लेकिन अब बात करते हैं जो मैं कह रहा था कि आयुर्वेदिक खेती पूरी तरह से जड़ी बूटी आधारित है, और इसके साथ साथ मैं यह भी बात आपको बता दूं कि आयुर्वेदिक खेती के माध्यम से हम लोग हर एक तरह के मौसम में हर तरह की फसल को कर सकते हैं, हर एक तरह की मिट्टी को, और ये हमने करके दिखाया है। देखिए, पूरे भारत में लगभग और पूरी दुनिया में लगभग लाखों करोड़ों कृषि दवा बनाने वाली कंपनियां हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स बनाने वाली, एग्रीकल्चर मेडिसिन बनाने वाली कंपनियां हैं। लेकिन आज आज लगभग 6 जुलाई को शाम 5 बजे होने जा रहा है, शाम 5 बजे 6 बजे होने जा रहा है। तो इस संदर्भ में लगभग जो अभी इस संदर्भ में आज की डेट में इस समय आज तक मुझे कोई भी एक ऐसी कंपनी का मुझे बता दीजिए जिसकी दवा सभी फसलों में अपनी श्रेणी के ऑलराउंडर रूप में काम करती हो। कोई प्राकृतिक खेती ही करवाते हैं तो उनकी प्राकृतिक खेती या जैविक खेती की वजह से हर एक मौसम की फसल को हर मौसम में उपजता हो, और वो लाइव इसका करके आज तक विथ लोकेशन के साथ उन्होंने दिखाया हो। किसी भी कंपनी, मैं ओपन चैलेंज करता हूँ, अगर ऐसा है तो मैं आज से आयुर्वेदिक खेती करवाना बंद कर दूंगा, अगर ऐसा है तो फिर। लेकिन आज तक कभी नहीं हुआ। मैंने अपने 16 साल के रिसर्च मैंने एग्रीकल्चर पे में इतना मैं गहन, मेरा कई सारे मेरे आविष्कार हैं, 200 से ज़्यादा मेरे आविष्कार हैं, जिसको मैं कई सारे लोगों को मैं रजिस्ट्रेशन भी करवा चुका, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क और कई सारी चीज़ें हैं। मेरे रिसर्च पब्लिश भी हो चुके हैं कई सारी जगहों पर, रिसर्च गेट पर, अलग अलग पोर्टल पर। लेकिन इसके बाद मैं एग्रीकल्चर पर इतना फोकस्ड इसलिए हूँ क्योंकि पूरी दुनिया में जो जीवन है वो भोजन पर निर्भर है, और अगर उसमें हम लोग मतलब कि कोई दूषित भोजन नहीं प्राप्त करते हैं, तभी हमारे बेहतर जीवन का, हमारी पृथ्वी का बेहतर विकास होगा। अभी आप देख सकते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बनते ही उन्होंने पेरिस समझौता, अन्य कई सारे समझौतों से अपना मुंह मोड़ लिया। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि जो उन्हें पता है कि फॉसिल फ्यूल्स के माध्यम से उतना ज़्यादा पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचता है जितना ज़्यादा हमारे खेतों में जो हम लोग रसायन का प्रयोग करते हैं उससे कहीं ज़्यादा पड़ता है। अब आप कहेंगे ये कैसे? अब आप मुझे एक बात बताइए, आप एक नई गाड़ी खरीद कर लाते हैं, नई गाड़ी को एकदम नई गाड़ी खरीद कर लाते हैं, उसे आप 10 से 15 किलोमीटर चलाइए, उसका साइलेंसर नया है, सब कुछ नया है। जब उसके जो एग्जॉस्ट साइलेंसर है उसमें कहीं कोई आपको एक रत्ती भी, थोड़ा सा भी आप उसमें जो है धुएं का अपशिष्ट नहीं पाएंगे जब वो नया रहेगा, जब वो नया एकदम बन करके फैक्ट्री से निकला है। लेकिन जब वो 10, 15, 20 किलोमीटर चल लेगा, कुछ दूरी तय कर लेगा, तो देखिए उस पर कार्बन की परत जो है जम जाती है, अनबर्न हाइड्रोकार्बन की परत जम जाती है। तो आप सोच सकते हैं अगर जो फॉसिल फ्यूल सिर्फ हमारी पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली सतह पे, जिस पर अभी हम लोग रह रहे हैं, वहाँ पर ही वो जम जा रहा है, साइलेंसर इतना गर्म होने का उसी के भीतर जम जा रहा है, तो क्या वो पर्यावरण के उतना ऊपर जा करके ओजोन लेयर को क्षति सीधे से पहुंचा सकता है? नहीं पहुंचा सकता। तो जितनी भी, चाहे UN हो, WHO हो या बाद बाकी हो, वो मुझे ये सिद्ध करके दिखाएं, मैं उन्हें ओपन चैनल को, वो मुझे सिद्ध करके दिखाएं कि कैसे डायरेक्टली फॉसिल फ्यूल जो है पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने में कारगर है। ये सबसे ज़्यादा नुकसान हमारे पर्यावरण को पहुंचता है वो है केमिकल फर्टिलाइजर से। ये कैसे है संभव? आप नाइट्रोजन देते हैं खेतों में, नाइट्रोजन के रूप में यूरिया देते हैं। अब आप मुझे एक बात बताएं, हमारे पर्यावरण में पहले ही 78% नाइट्रोजन है। 78% जो हमारे पर्यावरण में नाइट्रोजन है वो ऑक्सीजन, जैसे हमने यूरिया दिया तो, या फिर DAP दिया, या फिर अन्य NPK खाद दिया, तो कोई भी ऐसे अपशिष्ट देते हैं, फास्फोरस और पोटेशियम हाईली फ्लेमेबल सब्सटेंसेस हैं, अति ज्वलनशील सब्सटेंसेस हैं।
तो वो जो अति ज्वलनशील सब्सटेंसेस हैं वो आप जब खेतों में देते हैं तो देखते हैं 72 घंटा बीतते हुए तो वो वाष्पीकरण हो जाता है, वो आपकी मिट्टी से विलुप्त हो जाता है। तो जिसे आप मिट्टी में दे रहे हैं वो अधिक जो है ज्वलनशील है, तो जैसे ही वो बाहर निकलेगा नाइट्रोजन, जैसे अपने पृथ्वी में लिक्विड के रूप में या फर्टिलाइजर के रूप में ऑलरेडी 78% नाइट्रोजन है, लेकिन फिर भी आप उसे यूरिया के रूप में दे रहे हैं, तो वो जो वाटर जो है जिसके बाद आप जो केमिकल रसायन खाद का जो वाटर आप देते हैं ताकि उसका अच्छे ढंग से घुल जाए, वो उसमें ऑक्सीजन है, तो नाइट्रस ऑक्साइड बनने में उसको ज़्यादा समय नहीं लगेगा। उसको पोटेशियम डाइऑक्साइड बनने में उसको पोटेशियम डाइऑक्साइड, इसके अलावा नाइट्रस जो ऑक्साइड जो सबसे ज़्यादा नुकसानदेह है, फॉस्फेट बनने में, फॉस्फेट का हम तो प्रयोग करते हैं अपने खेतों में, लेकिन इसका जो प्रयोग होता है हमारे खेतों में, इससे जो रसायन, आप सोचिए मिलियंस ऑफ हेक्टेयर्स ऑफ लैंड में प्रतिदिन रसायन का उपयोग हो रहा है, तो प्रतिदिन उससे कितनी ज़्यादा जो है रासायनिक जो गैसें हैं उनका उत्सर्जन हो रहा है, आप जब सोच के देखिए। वो टन्स में जा रहा है, मिलियन टन्स में जा रहा है प्रतिदिन, लेकिन इसे हर एजेंसी, चाहे यूएन हो या फिर कोई भी अंतर्राष्ट्रीय संघ हो, वो उसे छुपाती है। और मुझे ये साबित करके वो लोग दिखाएं कि ये चीज़ ऐसा नहीं है, वो मैं ओपन चैलेंज करता हूँ, वो इसे साबित करके दिखाएं कि ऐसा नहीं है, रसायन से कोई भी पर्यावरण को नुकसान नहीं होता है, रासायनिक फर्टिलाइजर से होता है। और ये आप सीधा बेसिक साइंस में दिया हुआ है, क्लास 9-10 की साइंस आप अच्छे ढंग से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो जो लोग आज बोलते हैं कि हमने डीएपी दे दिया अपने खेत में, एनपीके दे दिया, फास्फोरस दे दिया, या नैनो यूरिया बना दिया, नैनो डीएपी बना दिया, ये बना दिया, वो बना दिया, वो बोले प्लांट बेस्ड फॉर्मूला बनाया, तो प्लांट बेस्ड फॉर्मूला जब आपने उसका निर्माण किया था, डीएपी की बोरी का निर्माण किया था, उस समय डीएपी की बोरी जो आपने निर्माण किया, तो क्या निर्माण के दौरान क्या आपको नहीं पता था कि क्या उससे पर्यावरण को क्या नुकसान हो सकता है? आपको बिल्कुल पता था, लेकिन आपको उससे व्यापार करना था। आपने व्यापार के लिए उसको बनाया, फिर जब समझे कि कहते भैया पूरी दुनिया में सब लोग जागरूक हो गए हैं, सब लोग समझ गए, तो भैया हमें लात लगेगा, तो इसकी वजह से आपने फिर प्लांट बेस्ड पॉलीमर बेस्ड जो है नैनो यूरिया, नैनो डीएपी वगैरह बनाने लगे। मैं उनकी शिकायत नहीं कर रहा, आपने कोशिश अच्छी की, लेकिन आप फिर भी यहाँ पे भी आप इस बात को स्वीकार क्यों नहीं कर रहे हैं कि आप ही के द्वारा शुरुआत किया हुआ कि रासायनिक खाद की वजह से आज पर्यावरण को नुकसान पहुंचा है, हमारी मिट्टी को नुकसान पहुंचा है, ये आप ही की जिम्मेदारी बनती है। आपने लाखों करोड़ों लोगों की मृत्यु के कारण, उनके कैंसर के कारण, उनकी दिल की बीमारी, उनकी डायबिटीज़ की बीमारियों का, उनकी आंखों की बीमारियों का, उनके शरीर की तरह तरह की बीमारियों का, हमारे दुनिया में बहुत सारे पशु पक्षी जो विलुप्त हो गए उनके विलुप्तीकरण का जिम्मेदार आप जैसी कंपनियां हैं जो रासायनिक खाद बनाती हैं, वही इनके जिम्मेदार हैं। तो सरकार इस पर कोई भी जो है एक्शन नहीं लेती, क्योंकि उन्हें फंड जाता है। और मैं व्यापार करने के लिए नहीं बैठा हूँ। जितना भी ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड है, ऑर्गेनिक फंगीसाइड का रजिस्ट्रेशन जो सबसे पहले मेरे बनाने से पहले नीम बेस्ड पेस्टिसाइड मार्केट में था, मेरे आयुर्वेदिक पेस्टिसाइड जो कि पूरी तरह तरह की जड़ी बूटियों, 183 प्रकार की जड़ी बूटियों से लगभग बनी हुई, उन सभी से बनाने से पहले क्या कोई एक कंपनी है जिसके पास है? नहीं, उसका रजिस्ट्रेशन मेरे पास है। तो अगर ये लोग ये सोचते हैं कि मेरा कॉपी कैट करके मार्केट में चले, तो अगर मैंने पेटेंट कॉपीराइट मैंने क्लेम कर दिया तो इन लोगों की दुकान बंद हो जाएगी हमेशा के लिए। और हर एक कंपनी को कम से कम भारतीय कानून के हिसाब से, भारतीय न्याय संहिता के हिसाब से कम 10 लाख का जुर्माना देना पड़ेगा सिर्फ सिंगल मुझे कंप्लेन करने, सिर्फ सिंगल एक कंप्लेन करने से। तो मैं वाद विवाद में नहीं आना चाहता हूँ, मेरा बस इतना ही कहना है कि आप अभी भी स्वीकार करें, जितनी भी रासायनिक कंपनियां हैं, जितनी भी जैविक कंपनियां हैं, या जितनी भी आपको नेचुरल फार्मिंग वाले हैं, कि अभी भी आप में दोष है। हम लोग आयुर्वेदिक खेती में कोई भी चीज़ खुद पर करते हैं, अप्लाई करते हैं, ज़्यादातर चीज़ों करके दिखाएं और विथ लोकेशन के साथ दिखाएं। कोई ऐसी कंपनी जो लोकेशन के साथ अभी आज के डेट में इस समय तक, हाँ मेरे वीडियो बनाने के बाद ये वीडियो अपलोड होने का कुछ लोग बनाने लगे, वो बात अलग है, जो कि प्रॉपर उपयोग होते हुए, मिलाते हुए, डे बाय डे का रिजल्ट दिखाते हुए कोई ऐसी कंपनी विथ सेम लोकेशन के साथ बता सके, मुझे बताएं आप। तो अब बात करते हैं कि जो रसायन का, देखिए मैं अभी इस वीडियो में, मैं कई दिनों से वीडियो नहीं बना रहा था, मैं वीडियो में आने का मेरा अभी मेन फोकस यही है कि अभी भी जो रासायनिक कंपनियां, जो कई सारी कंपनियां जो कि सरकार से फंड लेती है, भारत सरकार से फंड लेती है, अंतर्राष्ट्रीय सरकारों से फंड लेती है, और सरकारें इस बात को छुपा रही है, दुनिया भर की सरकारें इस बात को छुपा रही है, उन सभी के लिए मैं कहना चाहता हूँ कि अभी भी जागरूक हो जाएं। वो लोग धड़ल्ले से युद्ध कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है युद्ध से उनका कोई भी नुकसान नहीं होने वाला है। फॉसिल फ्यूल जम जाएगा, वो सतह पे ही रह जाएगा, वो ज़्यादा 10 किलोमीटर से ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा। वो भी मैं बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ, कई सारी गैसेस तो उतने ही लेवल तक रह जाते हैं। तो हमारी पृथ्वी जो आज धीरे धीरे, जो हमारा पेरिस समझौता में 2.4 डिग्री सेल्सियस नहीं पहुंचना चाहिए था, उस तक हम लोग पहुंच चुके हैं।
उतनी गर्माहट तक पहुंच चुके हैं और इसका अभी असर जो है पूरी दुनिया भर में देखने को मिल रहा है। और मैं पिछले 8 सालों से, जब से मैंने FSI एग्रो की स्थापना की है, तब से मैं लगातार बोलता आ रहा हूँ कि आप चाहे कुछ भी कर लीजिए, जब तक आप अपने खेतों में रसायन का पूरी तरह से उपयोग बंद नहीं करेंगे, तब तक पर्यावरण को नुकसान होता रहेगा, तब तक बीमारियां बढ़ती रहेंगी, तब तक हमारे जीव जंतु विलुप्त होते रहेंगे। तो अब यही एक वक्त है। अभी भी देखिए, हर एक दिन सुनने को मिलता है, कहीं ना कहीं भूकंप आया, कहीं ना कहीं त्रासदी आई, कहीं ना कहीं भूस्खलन हुआ। तो ये सब क्यों हो रहा है? आप ज़रा इस पर गौर कीजिए, इस पर क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारी भोजन को प्राप्त करने की विधि, हमारे भोजन को प्राप्त करने की विधि, उसका शरीर में पाचन तंत्र की व्यवस्था सब धीरे धीरे बिगड़ती जा रही है। और ये सिर्फ मनुष्यों के साथ नहीं हो रहा, ये हर एक जीव के साथ हो रहा है। जब जीवन ही नहीं रहेगा, पहले लोग, मैं कई लोगों से कहता हूँ, हमेशा लोगों से अपील करता हूँ, जब आप कोई भी खेती करें तो अपने खेत के किनारे किनारे हर हाल में फूलों का बागान लगाएं। किनारे किनारे एक एक पौधा लगा देना। आप पूरा मेड़ जो है, मेड़ को आप पूरा क्लोज कर देते हैं, फिर दूसरा खेत डाल देंगे। किनारे किनारे मेड़ में आप एक एक पौधा लगाएं। 300 पौधे आपको एक एकड़ में 300-400 हो जाएंगे। क्या नुकसान है उससे? कम से कम उसी बहाने मधुमक्खियां बचेंगी। जैसे मधुमक्खियां विलुप्त होगी, उसमें पॉलिनेशन बंद हो जाएगा। आप व्हाइट फ्लाई की चर्चा करते हैं, आप ड्रैगन फ्लाई की चर्चा करते हैं, आप मित्र कीट की चर्चा करते हैं, शत्रु कीट की चर्चा करते हैं, मित्र फंगस की चर्चा करते हैं। तो मुझे एक बात बताएं, क्या मधुमक्खियां क्या मित्र कीट नहीं हैं? जितने भी प्राकृतिक खेती करवाने वाले लोग हैं, जितने भी जैविक खेती करवाने वाले लोग हैं, जितने भी रासायनिक खेती करवाने वाले लोग हैं, वो लोग इस बात पे क्यों नहीं अपने किसानों को कह रहे हैं कि भैया फूल लगाओ, अपने खेतों के किनारे किनारे फूल लगाओ। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कई बार कहा है कि मोरिंगा की खेती की जाए, फूलों की खेती की जाए। कुछ दिन पहले ही उन्होंने मन की बात में उन्होंने कहा है, लेकिन उनकी बातों को भी नज़रअंदाज करते हैं ये लोग। और ये बहुत बड़ा समुदाय नज़रअंदाज कर रहा है। इफ़को जैसी कंपनियों, जिनके पास 10 करोड़ फार्मर्स हैं, वो अपने किसानों को नहीं कह पा रहे हैं ये सारी चीज़ें, क्योंकि उन्हें सिर्फ माल बेचना है। प्राकृतिक खेती वाले लोग, जिनको कि 1 से 2 लाख करोड़ का सरकार ने फंड दे रखा है अभी तक में, अलग अलग राज्य सरकार और भारत की केंद्र सरकार, वो नहीं अपने किसानों को कह पा रहे हैं। और मैं आयुर्वेदिक खेती का जनक शुरुआत से अभी तक लगातार कह रहा हूँ, मल्टी लेयर आयुर्वेदिक फार्मिंग, मल्टी लेयर आयुर्वेदिक फार्मिंग, बहुस्तरीय खेती करें, बहुस्तरीय खेती करें, और हमेशा कहता रहूँगा। और ये मैंने करके दिखाया है हर एक मौसम। अब मैं ओपन चैलेंज करता हूँ, आप कोई भी मिट्टी उठा के लाइए, पथरीली मिट्टी, काली दोमट मिट्टी, रेतीली मिट्टी, कोई भी मिट्टी लेके आइए, आपको मैं उस पर हर एक तरह की फसल करके दिखाऊंगा। हाँ, तुरंत नहीं हो पा रहा है, क्योंकि मेरे पास उतना वक्त भी नहीं है और मेरे पास उतनी बड़े संसाधन नहीं हुए, लेकिन फिर भी जितना स्तर है मेरे पास, उतना मैं हर एक फसल को, जो संभव नहीं है, जो बिल्कुल उसको मैं करके दिखा पा रहा हूँ। और हमारी कोशिश है कि रेगिस्तानों तक में हरियाली आए, नॉट ओनली थ्रू ट्रीज, सिर्फ और सिर्फ पेड़ पौधों के माध्यम से रेगिस्तानों में हरियाली आ रही है, ऐसी बात ये नहीं आ रही, लेकिन सिर्फ एक वन वृक्ष के माध्यम से आ रही है। हमारी आबादी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, हमारे आबादी बढ़ने से हमारे जो खेती की जगह है वो घटती जा रही है। तो जब खेती की जगह हमारी घटेगी तो हम लोग क्या करेंगे? उसी को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमने खेतों पे बागवानी का सिस्टम किया, जिसको भारत सरकार ने अप्रूवल दिया है हमें। मैं इसका हार्दिक धन्यवाद देता हूँ इसके लिए कि खुद प्रधानमंत्री कार्यालय से मुझे इसके लिए अप्रूवल मिला है और ये चीज़ आगे बढ़ रहा है। लेकिन मुझे इसके बारे में कहना है कि अगर आप अपनी पृथ्वी को बचाना चाहते हैं, अपने लोगों को बचाना चाहते हैं, अपने पशु पक्षियों को बचाना चाहते हैं, तो सबसे पहले जितनी आपका भूस्थल है, जितनी ज़मीनें हैं, उसमें आप तरह तरह की फसल लगाएं, तरह तरह की खेती करें और हर एक मौसम की खेती करें। यह डर छोड़ दें कि आपने इस मौसम में ये बीज लगाया होगा कि नहीं होगा। ये मैं ओपन चैलेंज करता हूँ, कई बार बोल चुका हूँ कि किसी भी मौसम में किसी भी फसल को किया जा सकता है। और ऐसा नहीं है कि जैसे एक आप कॉटन की चर्चा करें तो कॉटन का क्या है, 6 महीने का समय होता है, लोग पेड़ को काट के फेंक देते हैं। मैंने बचपन में, मैं अपने आसपास से सीखता हूँ, मैंने बचपन में देखा था, मेरी एक हिंदी की टीचर थी, उनके घर के पास में जाता था तो उनके घर के पास एक कॉटन का पौधा लगा हुआ था। वो लगभग 5 से 6 साल पुराना वृक्ष था। तो मैंने उनसे पूछा, मुझे याद नहीं कौन सा वैरायटी था कॉटन का, लेकिन मैंने उनसे पूछा कि इतने साल, तो वो लोग कहते हैं कि हम पूरी तरह से जड़ी बूटी का उन्होंने प्रयोग किया था। जड़ी बूटी में भी क्या, उन्होंने उसमें कुछ लगभग दिया ही नहीं था। उनका फोकस था जो घरेलू चीज़ें थी, जैसे कि हल्दी से वो कीटनाशक उसमें बना रही थी, तो उन्होंने ये सारी चीज़ों को किया था। मुझे बहुत अच्छा लगा और पूरा उसी घरेलू चीज़ों से बना के उन्होंने 5 साल तक पौधे हुए और हर साल वही पौधा फ्लावरिंग देता था, वही पौधा फ्रूटिंग देता था। मैं लगभग 2 से 3 साल तो मैं खुद अपनी नज़रों से देखा हूँ। जब मैं क्लास लगभग आप समझिए कि 3-4 में रहा हूँगा, तो फिर
उस दौरान की बात है। तो ऐसी बात नहीं है कि हमारी पृथ्वी ऐसी नहीं है जो कि बहुस्तरीय खेती कर सके या हर एक मौसम की खेती कर सके, बिल्कुल कर सकती है। लेकिन किसी भी बीज की प्रकृति होती है, किसी भी बीज का नेचर होता है कि वो अंकुरण होगा, उसमें वो फूटेगा। वो आप सालों भर खेतों से निकला हुआ अनाज अपने गोदाम में रख लें, उसमें बिल्कुल पानी नहीं लें, लेकिन 5 साल के बाद 10 साल के बाद अगर बीज सुरक्षित है तो उसे आप जाकर के खेतों में डालें, उसे पानी दें, उसी में अंकुरण निकलेगा। ये बीज की प्रकृति है। ये दुनिया के हर एक बीज की प्रकृति, हमारे शरीर के अंदर जो बीज है उसका भी, जिससे कि इंसान के बच्चे जन्म लेते हैं, या कोई पशु पक्षी हो उनका भी बीज, या किसी भी बीज की प्रकृति है कि वो निर्माण करेगा ही। तो जब बीज की प्रकृति है तो उसके निर्माण के लिए उसे ज़रूरी पोषक तत्व देने की विधि ही आयुर्वेदिक खेती है। हम लोग उसे ज़रूरी पोषक तत्व देते हैं, उसे ज़रूरी सुरक्षा देते हैं, जिस कारण से वो हर एक मौसम हो सके। और इसे जो इस साल का जो प्रोजेक्ट है उसे किया जा रहा है। मैंने केले पे वादा किया था इस साल के लिए, मैंने करके दिखाया। मैंने मूंगफली पे वादा किया था इस साल के लिए, मैंने करके दिखाया। मैंने सिट्रस फ्रूट्स के लिए वादा किया था, सिट्रस फ्रूट्स मैंने करके दिखाया। इसी साल 9 फरवरी को मैंने वादा किया था और मैं उसे करके लगातार दिखा रहा हूँ। और भी कई सारे समय हैं, और भी कई सारे जो खेतों में हम लोग का काम जारी है, उसे करके दिखाएंगे। ऑफ सीज़न हम लोग फसल को लगा रहे हैं और ऑफ सीज़न लोग करके दिखाएंगे। और यह मैं कहना चाहता हूँ, कोई भी रासायनिक खेती, कोई भी प्राकृतिक खेती, कोई भी जैविक खेती, हाँ कई लोग हैं जो सेब को एक जगह से दूसरी जगह पर उपजा पा रहे हैं, लेकिन उनकी जो विधि है वो क्या पूरी तरह से रसायन मुक्त है? या रसायन मुक्त अगर है भी तो क्या उन्हें खरपतवारों का नियंत्रण भी बिना हाथ लगाए, मतलब बिना खुद से निराई गुड़ाई किए या मल्चिंग किए, क्या वो इसका नियंत्रण कर पाते हैं? बिना किसी रासायनिक विधि से, बिना किसी निराई गुड़ाई के या बिना किसी मल्चिंग के, क्या वो पूरी तरह से कर पाते हैं? नहीं, उन्हें भी इन तीनों चीज़ों का प्रयोग करना पड़ता है, चाहे रासायनिक करें या मल्चिंग सिस्टम करें या निराई गुड़ाई करें। और ये सिर्फ आयुर्वेदिक खेती है जो 5 दवाओं के माध्यम से पूरी तरह से ऑलराउंडर हमने जो तैयार किया। हमारा मकसद था कि खेती की 5 कैटेगरी, पेस्टिसाइड की, एक्सटर्नल डीज की, इंटरनल डीज की, टॉनिक की, न्यूट्रिशन जिसको माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं, फर्टिलाइजर्स की, इसके अलावा बीड्स की, इन सभी की 5 कैटेगरी को हमने 5 तरह की दवाएं बनाई। हमारा फोकस था इसे बना करके हम लोग किसानों को पूरी तरह से कोशिश करें कि किसी भी हाल में उन्हें ऐसे सिस्टम का इस्तेमाल नहीं करना पड़े जो खर्चीला हो। लोग अभी नेट हाउस में, पॉली हाउस में या बाद बाकी व्यवस्था में वो लोग ऑफ सीजन कुछ फसलों को उपजा लेते हैं, लेकिन क्या वो ओपन लैंड में कर सकते हो? और नेट हाउस, पॉली हाउस पर कम से कम खर्चा भी लगता है तो 2 लाख से लेकर के 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख तक जाता है। तो आप मुझे एक बात बताएं, कितने किसान इसको एफर्ट कर सकते हैं? हमारे देश के लगभग 60% किसानों को, एग्जैक्ट मुझे डाटा नहीं मालूम, लेकिन लगभग 60 से 65% किसानों को किसान सम्मान निधि योजना दिया जाता है। साल के लगभग हर किस्त लगभग 2-2 हज़ार की दी जाती है। तो वैसे किसान क्या 10 लाख का पॉली हाउस लगा पाएंगे, नेट हाउस लगा पाएंगे? आप मुझे एक बात बताएं। आज 100 रुपये किलो में जो खुदरा दुकानों में 100 से 150 रुपये किलो में खुदरा दुकानों में बिकने वाला सरसों, 30 रुपये किलो में बिकने वाला गेहूँ, 80 से 100 रुपये किलो में बिकने वाला आपको मूंगफली, जब उसकी आप बीजों को लेने जाएंगे तो वही सरसों का बीज आपको 1100 से 1200 रुपये किलो आपको मिलेगा। अब मुझे एक बात बताएं, उस बीज में ऐसा क्या लोग करते हैं कि 1200 रुपये किलो हो जाता है? 1000 रुपये का वो लोग क्या उसमें मिलाते हैं? जो सोचने वाला विषय है, क्या वो लोग मिलाते हैं? टमाटर के हजारों रुपए किलो के हिसाब से बीज बिकते हैं। आप मुझे एक बात बताएं, उसमें वो लोग क्या मिलाते हैं? एक टमाटर को, एक पके हुए टमाटर को आप लेंगे, उसमें कम से कम आपको नहीं तो 50 से 100 बीज आपको मिल जाएंगे। तो उससे खेती संभव है। हमारी आयुर्वेदिक खेती में किसी भी बाहरी बीज का प्रयोग करने की जरूरत नहीं है। जो आप उपजा रहे हैं उन्हीं से बीज को तैयार कीजिए, उन्हीं से खेती कीजिए। खुद से घर में बीज तैयार करें, उसको आयुर्वेदिक खाद के साथ, आयुर्वेदिक टॉनिक के साथ उसको जो है बीज उपचारित कर लें। इसके बाद खेतों में लगाएं। हाइब्रिड से बेहतर पैदावार हमने कर दिया, हमने ऑफ सीजन हमने करके दिखाया। इसे आपको देखिए मूंगफली के वीडियो में दिखाया, लोकेशन सहित हमने कैसे उसको किया है। एक भी आजकल कुछ लोग बोलते हैं एआई का सिस्टम चलता है, एआई से कुछ भी रियलिटी दिखा दें। एआई से जैसा हमने लोकेशन सहित वीडियो बनाया, एआई वो करके दिखा दे तो मैं मान जाऊंगा। एआई से नहीं कर सकता, सेम लोकेशन, सेम वैसा पूरे एग्जैक्ट फेस नहीं कर सकता। आप कहीं ना कहीं उसका देख लेंगे, वो रोबोटिक है वो। तो कंप्यूटर नहीं होता है। अगर कंप्यूटर और इंसान में फ़र्क नहीं होता है तो फिर आज इंसान कंप्यूटर नहीं बना रहा होता। तो इसलिए मैं बार बार इस बात को जो है कहना चाहूँगा सभी किसानों से, सभी लोगों से, कि आप मार्केट से बीज ना खरीदें, क्योंकि ये बहुत बड़ा फ्रॉड है। सरकारें भी इस बात को मानती हैं
अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय सभी सरकारें मानती हैं कि बीज के नाम पे बहुत बड़ी धांधली होती है। और आयुर्वेदिक खेती, देखिए आयुर्वेदिक खेती क्या है, आयुर्वेदिक खेती किस किस माध्यम से आपको बचाती है। आयुर्वेदिक खेती आपको बीज के घोटालों से बचाती है। आयुर्वेदिक खेती आपको दवाओं में मिलावटपन से बचाती है, तरह तरह के दवाओं को उपयोग करने से बचाती है। आयुर्वेदिक खेती आपको मौसम का इंतजार करने से बचाती है। आयुर्वेदिक खेती आपके पानी के बचत को बचाती है। आयुर्वेदिक खेती आपके लेबर को बचाती है। आयुर्वेदिक खेती आपको पोषण को बचाती है। आयुर्वेदिक खेती आपके भूस्थल को, जमीनों को बचाती है। आयुर्वेदिक खेती आपके पर्यावरण को बचाती है। आयुर्वेदिक खेती आपको स्वास्थ्य को बचाती है। तो आयुर्वेदिक खेती के इतने सारे लाभ होने के बाद आयुर्वेदिक खेती को करिए और उनको देखिए। और भारत सरकार के अधीन अब ये स्वीकृत किया जा चुका है। मुझे बेहद खुशी है। मैं इसके लिए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं शुरुआत से कहता रहा हूँ कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी हैं पूरे दुनिया भर में एकमात्र ऐसे नेता हैं जो पर्यावरण को सही रूप में समझते हैं, जिन्होंने पर्यावरण को सही ढंग से कोशिश की। एक पेड़ माँ के नाम से लेकर कई सारी ऐसी चीज़ें जिसके माध्यम से उन्होंने कोशिश की है कि लोग पूरी तरह से विश्व मुक्त खेती करें। और यह एक बहुत ही सराहनीय कदम है। और ये सिर्फ पूरे विश्व भर में हमारे नरेंद्र मोदी जी, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसे कर रहे हैं और इससे ही वो दुनिया भर में लेके जा रहे हैं। इसी वजह से आज उनकी प्रशंसा हर एक जगह होती है, क्योंकि जीवन है तभी आप किसी भी कार्य को पूरा कर सकते हैं। तो वो इस बात को समझते हैं। आज कोविड के दौरान में भी हमने देखा कि बहुत सारी महाशक्तियाँ धड़ी की धड़ी रह गई, उनका कोई अस्तित्व तो नहीं रहा। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आयुर्वेदिक खेती के माध्यम से हम हर एक मौसम में हर तरह की फसल को उपजाएं, हर एक प्रकार की मिट्टी पर उपजाएं। और इसके लिए जो भी आपको प्रशिक्षण है वो हमारे वीडियोज़ में भी उपलब्ध हैं। आप बहुत ही सिंपल है, हर एक चीज़ में, हर एक फसल में सिंपल दिया हुआ है कि चाहे कोई भी फसल हो, पेस्टिसाइड, आयुर्वेदिक पेस्टिसाइड, आयुर्वेदिक फंगिसाइड, आयुर्वेदिक न्यूट्रिशन का महीने में 50 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से डोज है। महीने से कम भी हो सकता है अगर आपने जो है उसको कई सारे बीच में रसायन आपने मिला दिया या आपने कुछ और भी मिला, जैसे हमारी पेस्टिसाइड के साथ साथ आपने कुछ और मिला दिया तो उसका डोज असर खत्म हो जाएगा। मैं बार बार कहता हूँ कि अगर आप किसी भी प्रकार से आयुर्वेदिक खेती करना चाहते हैं तो किसी अन्य प्रकार का रसायन का, किसी अन्य प्रकार का गोबर का, गोमूत्र का प्रयोग नहीं करें। अगर आप इसे करते हैं तो खरपतवार बनेंगे, इसे आप करते हैं तो रसायन बढ़ेगा आपके खेतों में, जो है उर्वरक क्षमता घटेगी, जो है ह्यूमस की मात्रा, जो है ह्यूमस कमज़ोर होगा। तो ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जो मिट्टी में आपको उपजाऊपन जो है वो जो मिट्टी में उपजाऊपन है, जैसा मैं बता रहा था, वो कम होगा। इसके साथ साथ हमारे पर्यावरण को नुकसान तो होता ही है। तो इसी के साथ मैं अपनी बातें रखता हूँ। और कई दिनों के बाद लगभग मैं आया हूँ, फरवरी के बाद मैं अभी सीधा आया हूँ, 9 फरवरी के बाद वीडियो में प्रस्तुत हुआ हूँ। तो इसका एक संदर्भ था कि मुझे धन्यवाद देना था हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का, जिन्होंने हमारे कार्य को जो है सराहा है और हमारे कार्य को आगे बढ़ाने में हमारी सहायता की है। और जैसा हमने वादा किया है और कि हम लोग हर एक तरह की फसल, जो ज़रूरत की, जो रोज़मर्रा के अनाज हैं, रोज़मर्रा के मसाले हैं, रोज़मर्रा के दलहन हैं या तिलहन है, उसे हम लोग सालों भर उत्पादन करके दिखा रहे हैं और धीरे धीरे उसे और आगे बढ़ाया जाएगा। और यही हमारी कोशिश है कि सस्ती से सस्ती किफ़ायती जो है खेती हो, क्योंकि पर्यावरण पे, हमारी पृथ्वी पर हर एक जीव का अधिकार है, हर एक जीव का। अब आप कहेंगे कीट पतंगों का भी अधिकार है। कीट पतंगों का निर्माण हमने ही किया है, कीट पतंग उतने नहीं थे। और इसका निर्माण हमारी जो रासायनिक खेती के माध्यम से ज़्यादातर हुआ है। अभी आप सुन रहे थे कि चाइना में चाइना के साइंटिस्ट जो है अमेरिका में एक फंगस को निर्माण करते, जिससे पूरा का पूरा अमेरिका का जो भोजन का जो सिस्टम है, उनकी खेतें जो है बर्बाद हो जाती हैं। तो ये इन चीज़ों का निर्माण रासायनिक कंपनियों ने किया है। वो धीरे धीरे इनका निर्माण करते हैं, बीजों में मिलावट करते हैं, खाद फर्टिलाइज़र में मिलावट करते हैं, ताकि हमारे किसान परेशान रहें, वो तरह तरह की दवा खरीदें और फिर उनकी बिक्री बढ़े। यही उनका सिस्टम है और इस माध्यम से वो किसानों को लूट रहे हैं। सरकारें धीरे धीरे अंकुश लगा रही हैं, ऐसी बात नहीं लगा रही हैं। हमारे भारत सरकार की कोशिश है कि धीरे धीरे अंकुश लगाया जाए, लेकिन चूँकि नीचे के कुछ अधिकारी या फिर जो हमारा सिस्टम है उसमें कई सारे नेताओं का इन्वेस्टमेंट है उन सभी रासायनिक कंपनियों में, जिस कारण से पूरी तरह से इस पर अंकुश नहीं लग पा रहा है। और मेरा मुख्य उद्देश्य यही है आयुर्वेदिक खेती के माध्यम से, एकमात्र उद्देश्य है कि सबको प्यार, सबको भोजन, यही है आयुर्वेदिक खेती का मिशन।
सबको प्यार सबको भोजन, यही आयुर्वेदिक खेती का मिशन। हम लोग हर मौसम, हर मिट्टी, हर तरह के फल की खेती करें, इसी माध्यम से हम लोग आयुर्वेदिक खेती करें। आयुर्वेदिक खेती के माध्यम से हम लोग हर एक जीव को समान समझें, हर एक जीव को अच्छे जो है पोषण की व्यवस्था करें। हर एक जीव का जो जीवन चक्र है, हमारी पृथ्वी पर जीवन चक्र है, उस जीवन चक्र को हम लोग समझें। विज्ञान को हम लोग महत्व दें, निर्माण को हम लोग महत्व दें। और विज्ञान को जब तक नहीं समझेंगे तब तक निर्माण नहीं हो सकता, और जब तक निर्माण नहीं होगा तब तक हमारी आर्थिक जो स्थिति है वो सही नहीं होगी। तो अगर आपको विकसित भारत बनाना है तो पूरी तरह से आयुर्वेदिक खेती को अपनाना है। इसी के साथ मैं अपनी बात रखता हूँ। जय हिंद, जय भारत, हरे कृष्ण।